जब कभी असली डर से तुम्हारा सामना होगा ना, तब तुम्हें पता चलेगा। ये पहली बात थी जो मेरे दिमाग में घूमी जब मैं 24 साल से बंद पड़े उस घर के दरवाजे को खोलने जा रहा था। और ये असली डर वाली बात कही थी मेरी दोस्त अनुष्का ने। दरअसल वो जानती थी कि मुझे ऐसी जगहों पर जाना पसंद है जिन जगहों पर लोग कहते हैं कि किसी भूत या आत्मा का कब्जा है। उन जगहों के राजों को सुलझा के दुनिया के सामने लाने में मुझे और भी मजा आता है। अनुष्का मेरी बेस्ट फ्रेंड थी। हालांकि मैं उसे बस 1 साल से ही जानता था, लेकिन इतने वक्त में ही हम दोनों इतने अच्छे दोस्त बन गए थे कि हम एक दूसरे से हर बात शेयर करते थे। करीब 3000 स्क्वायर फीट में बने हुए उस घर के मेन गेट पर पहुंच के मैंने एक सरसरी नजर से उस घर की पूरी बनावट को देखने की कोशिश की। दोपहर का वक्त था। हालांकि मैं पहले कई बार उस घर को देख चुका था। दरअसल मुंबई के अंधेरी वेस्ट के अंबोली इलाके में मौजूद ये मकान एक बहुत बढ़िया सोसाइटी के अंदर था। मजे की बात यह है कि मैं इस मकान के सामने वाली बिल्डिंग में ही रहता था और 11वीं मंजिल पर अपने फ्लैट की बालकनी से रोज ही इस खंडहर हो चुके घर को देखता था। आसपास के लोगों को इस घर के बारे में भूतिया घर, भूतिया हवेली, प्रेत निवास जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते देख और सुन के मेरी इसके बारे में जानने की चाहत और बढ़ती गई। जो जानकारी मेरे पास थी वो ये कि ये मकान किसी आहूजा फैमिली का था। उस फैमिली में करीब 40 साल के आसपास के एक कपल नरेश और सीमा और उनके 7 और 4 साल के 2 बच्चे थे। एक लड़का एक लड़की। लड़का बड़ा था, लड़की छोटी थी। कहते हैं कि 24 साल पहले एक दिन नरेश ने पहले जहर देकर अपनी पत्नी और बच्चों को मार दिया और फिर घर के अंदर आग लगा के सबके साथ खुद जल मरा। और तब से उनकी आत्माएं उस घर में ही भटकती हैं। पूरा इलाका यही कहानी कह रहा था। नगर निगम ने इस घर पर ताला लगा के इसे सीज कर दिया था, क्योंकि इस घर का ना तो कोई दावेदार कभी आया और ना ही सरकार ही कभी इस घर के साथ कुछ छेड़छाड़ कर पाई। क्योंकि जब भी कभी इस घर में किसी ने भी घुसने की कोशिश की तो उसके साथ कुछ ना कुछ बुरा ही हुआ। किसी की आंखों की रोशनी चली गई, कोई पागल हो गया, कोई एकदम से अपनी होश खो बैठा और भी बहुत कुछ सुनने को मिलता था। इस घर को गिराने के मकसद से इस घर के पास आते ही सरकारी बुलडोजर, क्रेन और दूसरी मशीनें बंद पड़ जाती थी। और ये सब बातें जैसे जैसे मुझे पता चलती गई, मेरे दिमाग में खलबली बढ़ती गई इस घर के बारे में जानने के लिए, जिसका ताला खोलने के लिए मैंने अब चाबी लगा दी थी। बहुत मुश्किल से बहुत सारी सिफारिशें करके और बहुत सारी कागजी कार्रवाई करने के बाद मुझे म्यूनिसिपैलिटी से इस घर में घुसने की इजाज़त मिल पाई थी। अनुष्का को भी इस घर के बारे में और इस घर के राज को जानने में मेरे इंटरेस्ट के बारे में मैंने बताया था और उसने मुझे हमेशा की तरह मेरे दिल की सुनने के लिए मोटिवेट किया और मैं अपने दिल की सुनते हुए उस घर तक पहुंच गया था और अब चाबी को घुमाने जा रहा था। ताला खोलने के लिए मैंने चाबी घुमाई और थोड़ी मशक्कत के बाद ताला खुल गया। धीरे से लोहे के गेट को खोल के पहले मैं उजड़ चुके बगीचे में और फिर उस बगीचे को पार करके मैं घर की गैलरी तक पहुंचा। हॉल के दरवाजे पर सिर्फ कुंडी लगी हुई थी तो उसे खोलने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगा। धीरे से हॉल के अंदर गया और एक एक करके इधर उधर की खिड़कियों को खोलने लगा जिससे बाहर से रोशनी अंदर आए। 3 बेडरूम, हॉल और किचन वाला एक ही फ्लोर में बना हुआ ये घर वैसे तो इतने सालों से बंद पड़े पड़े बहुत गंदा हो गया था और हर जगह धूल और मकड़ी के जाले ही फैले हुए थे, लेकिन ये घर था बहुत ही खूबसूरत। मैंने थोड़ा घूम के घर को इधर उधर अच्छे से देखा। गंदगी और एक थोड़े जले हुए कमरे के अलावा और कुछ भी अजीब नहीं था वहां। भूतिया जैसा तो कुछ भी नहीं था। अचानक मैंने अपने पीछे नॉक सुनी। कोई दरवाजा खटखटा रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा। दरअसल मैंने हॉल में एंटर करते हुए आदतन दरवाजा बंद कर दिया था और अब उस बंद दरवाजे पर कोई बाहर से दस्तक दे रहा था। लेकिन कौन? इस घर के पास से तो लोग गुजरने से भी डरते थे, तो फिर ये कौन था जो घर के अंदर आना चाह रहा था? मैंने दूर से ही पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं आया। दस्तक जारी थी। मैं धीरे धीरे दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैं डर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी किसी अनजान खतरे से सावधान रहना भी तो जरूरी है ना। दरवाजे के पास पहुंच के मैंने दरवाजा खोला तो देखा सामने अनुष्का खड़ी थी। मेरे सर से पैर तक कंपकपी दौड़ गई।
डरा तो नहीं, लेकिन मैं एक पल के लिए ब्लैंक सा हो गया। अनुष्का को देख के डरने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन इस तरह अनुष्का के अचानक वहां आ जाने की भी तो कोई वजह नहीं थी। मेरी आंखें खुली की खुली थी। मैं उससे पूछने ही वाला था कि तुम यहां कैसे, तभी अनुष्का ने आंखों से एक दोस्ताना इशारा किया और मुस्कुराते हुए अंदर आ गई। मैं बस उसे देखे जा रहा था। उसने दरवाजा बंद किया और हॉल में पड़े एक गंदे सोफे पर बैठ गई। मैंने कहा था ना, जब कभी असली डर से तुम्हारा सामना होगा तब तुम्हें पता चलेगा। अनुष्का ने मुझे देखते हुए ये बात कही। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब, और तुम यहां कैसे? उसने कहा, ये तो मेरा ही घर है। तुम कहो, जिस काम के लिए तुम यहां आए थे वो हुआ। अनुष्का की ये बात मुझे फिर से कपा देने के लिए काफी थी, लेकिन अब भी मुझे डर जैसा नहीं लगा। मैंने पूरी हिम्मत जुटा के उससे कहा, तुम्हारा घर? क्या मतलब है तुम्हारा? और ये कहते हुए मैं दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरअसल अनुष्का की आंखों की चमक देख के मुझे कुछ अनजान सा खतरा महसूस हुआ और इसलिए मैं तुरंत दरवाजे से बाहर निकल जाना चाहता था। मैंने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुला नहीं। मैंने पलट के अनुष्का को देखा। वो जोर से हंसी। उसकी मासूम मुस्कुराहट अब शैतानी हंसी में बदल चुकी थी। हंसते हुए ही उसने मुझसे कहा, डर लगा क्या? मैंने जिंदगी में पहली बार डर जैसी चीज को अपने अंदर महसूस किया, लेकिन हिम्मत बटोरते हुए मैंने तुरंत वहीं पड़े अपने बैग से अपनी लाइसेंस वाली पिस्टल निकाली और लोड करके अनुष्का की तरफ एम कर दिया। वाह, बिल्कुल अपने बाप पर गए हो। जरा सा डर लगा नहीं कि सामने वाले की जान ले लोगे? अनुष्का ने व्यंग से और गुस्से में कहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि चल क्या रहा है, और अब अनुष्का ने मेरे डैड का जिक्र क्यों किया। कौन हो तुम? मैंने पिस्टल को बिल्कुल मजबूती से पकड़े हुए और अनुष्का की ओर किए किए बोला। अनुष्का गुस्से में तो थी, लेकिन फिर भी रिलैक्स लग रही थी। उसने कहा, अरे रुक जाओ, आराम से। इतनी जल्दी भी क्या है मुझे मारने की? पहले मेरी फैमिली से तो मिल लो। जिस काम के लिए तुम आए हो वो तो कर लो। इस घर के राज को तो जान लो। ये कहकर उसने एक और पापा पापा की आवाज लगाई और एक कमरे के अंदर से एक आदमी, एक औरत और एक 7 साल का छोटा बच्चा बाहर आए। उन तीनों का शरीर उनके कपड़ों समेत आधे से ज्यादा जला हुआ था। बच्चे जैसे भी हों, जिसके भी हों, सबको सुंदर लगते हैं, लेकिन उस पूरी तरह जले हुए बच्चे को देख के मुझे घिन आ रही थी। मैं उधर देख नहीं पा रहा था, लेकिन देखे बिना रहा भी नहीं जा रहा था। आदमी, औरत और वो बच्चा तीनों अनुष्का के पीछे खड़े हो गए और मुझे देख के मुस्कुराने लगे। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। मेरे पूरे जिस्म पर डर का कब्जा हो चुका था। अनुष्का मुझे देख के मुस्कुराई और बोली, डरो मत, यहां कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। मेरी तुमसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब चुपचाप मेरे पास आकर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ऐसा लगा जैसे मैं अपने शरीर और मन से अलग हो गया था और अब अपने मन में बढ़ते जा रहे अनजाने से डर को और अनुष्का की तरफ बढ़ते अपने शरीर को चुपचाप जाके सोफे पर बैठते हुए देख रहा था। अनुष्का ने बोलना शुरू किया, तो इस घर का राज ये है दोस्त कि तुम्हारे बाप ने 24 साल पहले मेरे पूरे परिवार को जहर देकर मार डाला और फिर घर के अंदर एक कमरे में जला डाला। ये जो पीछे लोग देख रहे हो ना, ये मेरी माँ, मेरे पापा और मेरा भाई है। ये लोग मर चुके हैं। मैं डर से सिहरता जा रहा था। अनुष्का बोलती जा रही थी, लेकिन मैं किसी तरह बच गई, जहर से भी और आग से भी, और इसीलिए आज जिंदा हूं। बड़ी हो पाई पापा की एक दोस्त की मेहरबानी से। तुम्हारा बाप महेंद्र सक्सेना तो अपने बिजनेस पार्टनर यानी कि मेरे पापा को विद फैमिली मार के खुद विद फैमिली लंदन भाग गया, क्योंकि कंपनी में तुम्हारे बाप से ज्यादा मेरे पापा की रेपुटेशन बढ़ रही थी। और इसीलिए इस डर से कि कहीं मेरे पापा उससे आगे ना निकल जाएं, तुम्हारे बाप ने साले घिनौने लोग। लेकिन तुम पता नहीं क्यों इंडिया वापस चले आए। चलो आ गए तो अच्छा है, अब अपने बाप को भी यहां बुला लो। मैं अपने हाथों से उसको मारूंगी और अपना बदला लूंगी। और फिक्र मत करो, जब तक वो नहीं आ जाता, यहां मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगी। एक बेस्ट
बेस्ट फ्रेंड की तरह। चलो वीर, शो मी दैट यू आर माई बेस्ट फ्रेंड। कॉल योर डैड। फोन करो अपने बाप को। एक मासूम सी खूबसूरत लड़की अनुष्का को शैतानी हंसी हंसते हुए देख के और खुद को एकदम बेबस और लाचार पाकर मुझे डर का पूरा स्वाद मिल रहा था। फरवरी की गुलाबी ठंड के दिनों में भी मैं सर से पैर तक पसीने से लथपथ हो चुका था। दिमाग ने काम करना लगभग बंद कर दिया था। मन में उठते डर के तमाम ख्यालात को मैं अच्छे से देख पा रहा था। इतने में अनुष्का ने मेरी पॉकेट से मेरा फोन निकाल के मेरे डैड को फोन लगा दिया और फोन रिसीव भी हो गया। लेकिन दूसरी तरफ से मेरे डैड के केयरटेकर की आवाज आई। वो रोते हुए बोल रहा था, हेलो वीर भैया, मैं आपको फोन करने ही वाला था। आप जल्दी से लंदन आ जाइए, आपके पिताजी ने सुसाइड कर लिया।